देखिए, शुभ समाचारों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल रहे हैं उन खबरों पर जो बहुत महत्वपूर्ण, जिन पर आज देश और दुनिया की नजर रहने वाली है। देखिए, आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले विवादित ढांचे की कार्बन डेटिंग या किसी दूसरी वैज्ञानिक जांच को लेकर जिला कोर्ट का अहम फैसला आएगा। वजूखाने के भीतर ये ढांचा कोर्ट कमिश्नर की जांच और वीडियोग्राफी के दौरान मिला था, आपको याद होगा। साथ ही साथ देखिए, आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैली का बिगुल फूंकने जा रही हैं। यहां कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में शामिल वो होने जा रही हैं और साथ ही साथ प्रियंका जो है 3 संसदीय क्षेत्रों में भी रैलियां करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी शिमला के छाराबाड़ में 4 अक्टूबर से रुकी हुई लगातार। साथ ही साथ देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार अब तेज कर दिया। इस बीच थरूर ने पार्टी के कुछ नेताओं के दोहरे रवैये पर नाराजगी जताई। यह खबर भी आज सुर्खियों में बनी रहेगी। देखिए, आज की चौथी खबर पर नजर डालते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यह खबर सामने आई है, जिसे लेकर फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं। अब तक कोरोना के 2 नए वेरिएंट सामने आ चुके हैं। आपको पता होगा, इन दोनों नए वेरिएंट्स को पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। 5वीं खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे तनाव से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने रूस के एक के बाद एक हमलों के बाद यूक्रेन के सहयोगी देश अब अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि 50 देश यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए आगे आए हैं। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल्स देने का ऐलान इसके साथ ही कर दिया है। 6वीं खबर इराक से सामने आई, जहां सांसदों ने कुर्द नेता अब्दुल लतीफ राशिद को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। वो बरहम सालेह की जगह लेंगे। 2 राउंड की वोटिंग के बाद राशिद के पक्ष में 160 वोट पड़े, जबकि सालेह को 99 वोट मिले हैं। देखिए, शुभ समाचारों में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की बाढ़ की करने जा रहे हैं और मिशन राहत की भी हम करने जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के 18 जिले बाढ़ के पानी से इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रदेश के 18 जिलों में 1370 गांव बाढ़ की चपेट में इस वक्त नजर आ रहे हैं। यहां गंगा, राप्ती, घाघरा, शारदा और रोहिणी नदी कुछ जिलों में खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड पीएससी की पर्याप्त टीमें लगातार तैनात है। 6 जिलों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पर आप देख रहे हैं। लगातार लहरों के खिलाफ लोगों को जंग जो है वो लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि अक्टूबर महीने में नदियों का जलस्तर इस कदर बढ़ जाए कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। आमतौर पर जुलाई और अगस्त में ऐसी बाढ़ इन जिलों में आती थी। इन मुश्किल घड़ी में लोग की लगातार मदद की जा रही है, युद्ध स्तर पर काम जारी है। देखिए, मिशन जिंदगी 24/7 लगातार जारी है। तस्वीरें लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम आपको पहुंचा रहे हैं। अब यूपी की बात करते हैं। यूपी के ही 18 जिले बाढ़ की वजह से प्रभावित हो गए हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है। सीएम योगी न सिर्फ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाकर उनकी मदद कर रहे हैं, उनका दर्द बांट रहे हैं। गुरुवार को सीएम योगी ने बस्ती मंडल के 3 जिलों में, जिसमें बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर शामिल हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री अपने हाथों से बांटी। आज सीएम योगी गोरखपुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उनका दर्द सुनेंगे, बांटेंगे। बुधवार को उन्होंने बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना था। सीएम योगी ने अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी किचन खोले जाएं, ताकि प्रभावित जो लोग हैं उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी इसके साथ ही कर दिया है। तो सीएम योगी का मिशन ये लगातार जारी है। 1370 से ज्यादा गांव जो है प्रभावित है। 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं और यहां पर 24/7 रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि खुद यहां पर ग्राउंड लेवल पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। देखिए, जब लगातार बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो निचले इलाकों में पानी भर जाता है और बहुत मुश्किल होता है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश की बाढ़ के बीच राहत के लिए एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंक रखी है। पानी में डूबे हर गांव तक पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। गोंडा में कैसे चल रहा है राहत का ये मिशन, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। अयोध्या हो या गोंडा, बाढ़ का कहर प्रचंड है और हम इस वक्त
जल पुलिस के साथ हैं और जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कोई नदी या तालाब है। बिल्कुल भी नहीं, ये खेत हैं। आपको सामने दिखेंगे कि किस तरह के खेत इस बाढ़ में सरयू के उफान के बाद बह गए हैं। तो जल पुलिस के अधिकारी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुरारी सिंह चौहान। अब मुरारी जी, मैं लगातार देख रहा हूँ कि सुबह से आपकी कल से बोट चल रही है। कितने लोगों को बचाया आपने? कल बचाए सर 80 लोगों को बचा लिया था कल, और करीब आज बचा लिए हैं 30 लोगों को अभी तक, और शाम तक बोट चलती रहेगी। आप लोग जब जाते हैं, ये बोट खुद खतरा है क्योंकि नीचे पानी है और गहराई और ऊपर फ्लो देख रहे हैं। आप लोगों को कभी डर नहीं लगता है? डर तो नहीं लगता सर, हमारा डेली का यही काम है, सब बचाना ही काम है, इन लोगों को बचाना। यानी कि देख के इन लोगों को हमारा भी दिल बैठ जाता है। ये 4-5 दिन से भूखे बैठे हैं सब लोग। कई तस्वीरें ऐसी दिखती हैं जब छत पे लोग बैठे मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। आपसे बेहतर कौन समझेगा? ये छत पे भी बैठे हैं सर, और पेड़ों में भी लटके बैठे हैं, पेड़ों में बैठे हैं और छप्पर पे बैठे हैं। जो हमारे पास पीढ़ी हम बनाए हैं, ये ऐसे बैठे हैं सब लोग भूखे प्यासे। कई लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों की वजह से आते नहीं आ रहे हैं, वो पड़े हैं वहीं। हम जानवर को छोड़ के नहीं जाएंगे भैया, अभी भी पड़े हैं। इस इलाके में बाढ़ आती थी पहले या इस बार ही आई? नहीं, सड़क पर देखा मैंने, कट गई। अभी आई सर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नहीं, कभी नहीं हुआ है। कब से आप लोग कर रहे हैं लगातार? कल से कर रहे हैं सर, लगातार कर रहे। तो देख सकते हैं आप, जल पुलिस की टीम जो है लगातार मदद कर रही हैं, पर जो दर्द है वो बयां करना मुश्किल है। और खेत आप देखेंगे कि खेतों के खेत डूब गए हैं। पानी यहाँ इतना आ चला है कि अगर कोई उतरेगा तो शायद गले के भी ऊपर पानी होगा। और ये खेत ही नहीं डूबे, बल्कि कहीं ना कहीं किसानों की जो एक तरह से पैसे का आगमन था, कहीं ना कहीं वो सब भी खत्म हो गया है। और ये बाढ़ का जो प्रलय है, जो जल प्रलय है, उससे अब रामनगरी अयोध्या भी अछूती नहीं है। और चाहे जिले तमाम, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सभी बाढ़ग्रस्त हैं। सीएम के दौरे हालांकि हो रहे हैं, मदद भी पहुंच रही है, पर शायद हर किसी तक मदद पहुंचाना ऐसे समय में बहुत मुश्किल नजर आता है। सहयोगी बनवीर, कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गोंडा। अभी देखिए, तस्वीरें थोड़ा सा हैरान करती हैं, थोड़ा सा परेशान करती हैं, लेकिन राहत की उम्मीद अभी भी लोगों की बंधी हुई है। अयोध्या में भी सरयू नदी का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हर साल इस वक्त तक अयोध्या के घाटों पर दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त वही घाट पानी में डूब गए हैं। उम्मीद यही कि 23 अक्टूबर से ठीक पहले पानी कम हो जाएगा, उतर जाएगा और घाट दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। इससे पहले अयोध्या में इतनी भीषण बाढ़ 2009 में आई थी, जब सरयू खतरे के निशान से 128 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई थी। इस बार सरयू का पानी खतरे के निशान से 112 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगा है। फिलहाल सरयू में आई बाढ़ केवल आम लोगों के लिए एक चैलेंज नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी चुनौती है जो दीपोत्सव की तैयारियों में लगे हैं। देखिए, अयोध्या से हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। दीपावली नजदीक है, अयोध्या का दीपोत्सव महज 10 दिन दूर रह गया है। और उससे पहले रामकथा पार्क, जहां पर लक्ष्मण, सीता और भगवान राम पुष्पक विमान से नीचे उतरते हैं, वो जगह बाढ़ग्रस्त है। यानी कि वहां पर सरयू का उफनाया पानी आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है। ये जो सतह आप देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये पूरा घास का एक एरिया है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ आज सरयू का बाढ़ का पानी नजर आ रहा होगा। सामने की तरफ आप देखेंगे तो तैयारियां तो यहां शुरू हो गई थी दीपोत्सव को लेकर, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर जब सीता, लक्ष्मण और राम पुष्पक विमान से उतरते हैं तो यहां उनका भव्य स्वागत होता है, उनको कुछ देर बैठाया जाता है, पुष्प वर्षा होती है, और फिर यहीं से चलते हुए तीनों ही इन सीढ़ियों से चलते हुए, जैसा कि हम ऊपर चल रहे हैं, इस तरफ आते हैं और फिर ठीक सीधे जहां पर आप अब सामने देख रहे हैं, यहां पर जाते हैं। और फिर यहां से वो रामलीला का जो आखिरी भाग है वहां पर जाते हैं। यानी कि ये जो सरयू का आप अतिथि गृह देख रहे हैं, यहां से होते हुए राम, सीता, लक्ष्मण का स्वागत होता है और एक रथ के जरिए ये लोग जाते हैं। यहां इस रोड से एक रथ निकलता है, उस रथ में सवार होकर जाते हैं और पीछे से जय श्री राम के जयकारे लगते हैं। और फिर एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से रावण का अंत होता है और फिर दिवाली की शुरुआत होती है, ठीक वैसे ही दीपोत्सव की शुरुआत अयोध्या में होती है। पर जिस तरह से बाढ़ की वजह से संकट के बादल एक तरह से छाए हुए हैं, उसके चलते ये देखना होगा कि क्या 10 दिन में ये जो पानी यहां भरा है ये हट पाएगा, क्या बाढ़ कम हो पाएगी, क्योंकि अगर नहीं होती है तो इसका सीधा असर अयोध्या के दीपोत्सव पर पड़ता नजर आ सकता है। सहयोगी बनवीर और कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या।
देखिए, पहले 2 साल कोरोना, कहीं बाढ़ और अब ये आर्थिक मंदी का दौर दुनिया भर में इस वक्त जारी है। लेकिन भारत में बात 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की हो रही है। भारत इस वक्त उम्मीद बनकर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि कह रहा है IMF और उनके चीफ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि क्या भारत में IMF की उम्मीद की वजह बन चली है। ये देखिए रिपोर्ट में। दुनिया भर में मंदी की दस्तक के बीच भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दमदार होकर उभरा है। भारत सरकार ने तमाम चुनौतियों के बावजूद 2030 से पहले अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। अब खुशखबरी यह है कि विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री भारत में भरोसा जता रहे हैं और यहां की अर्थव्यवस्था के इस लक्ष्य का 2 गुना हासिल करने की उम्मीद जताने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने कहा कि $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता सभी देशों में नहीं होती। कुछ देशों के लिए तो यह लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन भारत इस लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके लिए भारत को संरचनात्मक सुधार करने की जरूरत है। भारत में 6.8 या 6.1% की दर से विकास बड़ी बात है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर की यह रफ्तार एक बेहतरीन संकेत है। किसी भी देश का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कई देशों ने $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता तेजी से पार किया है। भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसके लिए भी पियरे ओलिवियर ने एक फॉर्मूला सुझाया है। उनकी माने तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने मानव संसाधन में भी निवेश बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने सड़कों और बुनियादी ढांचे में निवेश को सही बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर का अनुमान 60 बेसिस पॉइंट्स तक घटा दिया था। इसके बावजूद IMF ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी करार दिया। इस सिलसिले में IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, भारत तमाम समस्याओं और निराशाओं के बीच एक चमकदार जगह कहलाने का हकदार है, क्योंकि इस कठिन समय में भी वो एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था साबित हो रहा है। भारत इस वक्त अंधेरे में रोशनी की किरण के रूप में उभरा है। इस कठिन समय में भी भारत ने ढांचागत सुधारों के जरिए अपने विकास को बरकरार रखा है, जो सराहनीय है। अभी भारत की अर्थव्यवस्था का आकार करीब $3.5 ट्रिलियन है। यही चीन की अर्थव्यवस्था करीब $12 ट्रिलियन की है। चीन में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब $11,000 है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब $2,200 है। आर्थिक सुधारों के 31 साल में अब तक भारतीयों की आय महज 5 गुना बढ़ी है, जबकि इस अवधि में चीन में प्रति व्यक्ति आय 24 गुना तक बढ़ गई है। ऐसे में अगर भारत $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाता है तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। इसके लिए GDP को 5 साल तक लगातार 9% की दर से बढ़ाना होगा, जो आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए मजेदार सी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज बंगलुरु हवा के उस बाहुबली को देखने वाला है जिसके बारे में अभी तक उसने केवल सुना था। आज दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 बंगलुरु में लैंड करेगा। सुबह 10 बजे दुबई में उड़कर ये विमान दोपहर 3:40 पर बंगलुरु के ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी उतरेगा। यात्रियों के लिए भी इस विशाल विमान में यात्रा करना किसी रोमांच से कम बिल्कुल नहीं होने वाला। देखिए तस्वीरें। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान का पहली बार वेलकम करने के लिए तैयार है। दोपहर 3:40 पर वो ऐतिहासिक पल होगा जब इस एयरपोर्ट पर विशाल विमान एयरबस A380 उतरेगा। अमीरात EK 562 की ये फ्लाइट दुबई से उड़ान भरकर बेंगलुरु पहुंचेगी। इसके बाद रिटर्न ट्रिप के लिए ये विमान केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बार उड़ान भरेगा। सरकार से A380 विमान के संचालन की इजाजत मिलने के बाद 30 मई 2014 को पहली बार दुनिया के सबसे बड़े विमान की भारत में लैंडिंग हुई थी। तब ये विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उतरा था।
अब बेंगलुरु में पहली बार ये विमान लैंड करने जा रहा है और ये मौका इसलिए खास है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान यहां उतरने जा रहा है। 70 कारों की पार्किंग के एरिया के बराबर के आकार वाले इस विमान की खासियत के बारे में भी जान लीजिए। ये डबल डेकर है जिसके इकोनॉमी क्लास में 853 यात्री सफर कर सकते हैं। 560 टन वजनी इस विमान की लंबाई 72.7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। केबिन 6.5 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा है। इसकी विंग्स 80 मीटर लंबी है। एयरबस A380 में 4 रोल्स रॉयस ट्रेंड के 900 टर्बोफैन के इंजन लगे हैं। इसके चक्कों का डिजाइन ही ऐसा होता है जिससे विमान को रोकने के लिए जरूरी बल मिल जाता है। इसलिए इसके सबसे बाहरी इंजन में थ्रस्ट रिवर्सल नहीं होता। कॉकपिट में कई तरह के कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं। रडार से लेकर एयर कंडीशनिंग और फ्लाइट कंट्रोल तक पूरे कंप्यूटर इंजीनियर नजर रखते हैं। इस विमान में हर तरह की सुविधा और मनोरंजन मौजूद है। विमान के चलते तल पर स्टाफ के लिए बिस्तर तक है, जहां लंबी यात्रा के दौरान वो आराम कर सकते हैं। एयरबस A380 के साइज और भारतीय विमान कंपनियों को होने वाले नुकसान को लेकर पहले इसे भारत में ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन 2014 में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन जिस कोरोना के संकट को खत्म मान लिया गया था वो लौटता नजर आ रहा है। कोरोना के 2 नए वेरिएंट का पता चला है जिसे लेकर चिंता और ज्यादा अब दोबारा बढ़ गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि समय रहते इन वेरिएंट का पता चल गया है। जाहिर सी बात है फिर से संभलने और सावधान रहने की अब जरूरत है। कोरोना ने एक बार फिर दुनिया में दस्तक दी है। कोरोना कहीं गया नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि ये अब नए नए रंग रूप में आ रहा है। लिहाजा लोगों को इससे और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल एशिया से यूरोप और अमेरिका तक कई देशों में कोविड के मरीजों की तादाद में एकाएक बढ़ोतरी होने लगी। इसके बाद हुई पड़ताल में पता चला कि कोरोना के 2 नए वेरिएंट सामने आ चुके हैं। इन वेरिएंट को XBB और XBB.1 का नाम दिया गया है। नए वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक बताए जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ये टीकों से बनी एंटीडोट को भी चकमा दे सकते हैं, यानी अभी मौजूद टीकों का इन पर असर नहीं होगा। यही वजह है कि दुनिया भर में वैज्ञानिकों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है कि आखिर अब इन वेरिएंट से कैसे निपटा जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि XBB वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 रूपों से ही निकला है। वहीं इसके अलावा भी कोरोना के कई ऐसे वेरिएंट मिल चुके हैं जिन पर वैक्सीन बेअसर है। इनमें शामिल हैं BR.2, BM.1.1.1 और CA.1 जो टीकों को चकमा दे सकते हैं। अभी तक कई देशों में कोरोना के इस रूपों से संक्रमित मरीजों के पाए जाने की आशंका जताई जा रही है। इनमें चीन, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश शामिल हैं। सिंगापुर में XBB.1 के 350 मामले मिले, जबकि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के देशों में करीब 150 मरीजों की पहचान हुई। वहीं भारत में भी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में 59 मामलों में जीनोम को XBB से संक्रमित पाया गया। बता दें कि चीन में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई थी और यूनान प्रांत से लोगों को बाहर से जबरन रोका जा रहा था। आंकड़ों के मुताबिक 10 अक्टूबर को चीन में कोरोना के 2089 केस दर्ज किए गए थे। ये 20 अगस्त के बाद दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। लोगों के विरोध के बावजूद चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी में ढील से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि पिछली बार फैली महामारी से सबक ले चुका चीन चिंतित जरूर है और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक बार फिर से वहां कोरोना की चिंगारी उठी है, जिसके कारण वहां हद से ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है।
तो भारत में भी खास तौर से इसको लेकर सावधान और सतर्क रहना जरूरी है और सरकार और प्रशासन के दबाव के बगैर मास्क पहनने और आपस में दूरी बरतने जैसे उपायों पर ध्यान देना चाहिए ताकि खुद भी कोरोना से संक्रमित होने से बचा जा सके और दूसरों को भी बचाया जा सके। मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से एक ही बात लगातार हम आप तक एक संदेश पहुंचाते आ रहे हैं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। अब बात करते हैं उन कोशिशों से रूबरू आपको करवाने जा रहे हैं जो समाज में एक बड़े बदलाव की वजह बनती हैं। ऐसी एक खबर गुजरात से सामने आई जहां एक आईएएस अफसर से एक एक्सपेक्टेशंस लगाई गई, उसको उन्होंने मिसाल में तब्दील कर दिया जिससे दूसरे अधिकारी भी अगर प्रेरणा लें तो शायद हर आंगनबाड़ी की स्थिति काफी हद तक बेहतर हो जाए। दाहोद की जिला विकास अधिकारी ने उसी आंगनबाड़ी में अपने बेटे का एडमिशन करवाया जहां आमतौर पर गरीब लोगों के बच्चे ही होते हैं। देखिए ये तस्वीर। यह है गुजरात के दाहोद जिले में मौजूद आंगनबाड़ी जो एक आईएएस अधिकारी के बेटे के एडमिशन को लेकर सुर्खियों में है। दाहोद के जिला विकास अधिकारी नेहा कुमारी ने वीआईपी कल्चर को छोड़कर अपने बेटे को इस आंगनबाड़ी में भेजना मुनासिब समझा ताकि वो यहां के बच्चों के साथ खुले मिले, पढ़े लिखे, खेल कूदे और आगे बढ़े। डीडीओ नेहा की इस पहल के पीछे एक खास मकसद भी छुपा हुआ है। इसके जरिए आंगनबाड़ी में जो कमी हो उसके बारे में पता चल सके ताकि उसे दूर करने की कोशिश हो सके। गांव की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों के लिए एक हब है जो बच्चे सुबह वहां पर आए और नियमित रूप से खेले कूदे, अपनी प्रवृत्ति अलग अलग जो सिखाते हैं वहां पर वो करें। ऐसे ही एक मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी उसका भाग बने और साथ में बच्चों के साथ वो शेयरिंग और ये सारी चीजों को सीखे। इससे हमें ये भी काफी लर्निंग मिली है कि क्या क्या चीजें हैं जो हम थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स अगर करें तो बच्चों को वहां पर आने में और भी अच्छा एक मजा आए। दाहोद ही नहीं बल्कि गुजरात में ये पहली बार हुआ है कि एक आईएएस अधिकारी ने अपने बच्चे का एडमिशन आंगनबाड़ी में करवाया हो और ऐसा करके नेहा कुमारी ने मिसाल कायम की है। अगर हम अपना चॉइस का बास्केट ऐसा रखें कि हमारी आंगनवाड़ी अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट प्ले स्कूल के कंपैरिजन में उतनी ही अच्छी हो, उतनी ही उसका एनवायरनमेंट अच्छा हो और बच्चे वहां पर आकर पेरेंट्स को सुरक्षित फील करें और उससे उनको उतना ही टेक अवे लेकर जाए जितना कि वो प्ले स्कूल में लेकर जाए, तो आई थिंक कि वो उस दिन हम लोग 100% ये कह पाएंगे कि वी आर नो वेयर लेस या हम किसी भी माध्यम में उससे पीछे नहीं है प्राइवेट से। तो ये यहाँ पर एक लर्निंग है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी, हमारे सिस्टम के लिए भी। आंगनबाड़ी में सभी सुविधाएं फ्री हैं। यहाँ आमतौर पर गरीब लोगों के बच्चे तो होते ही हैं, लेकिन अधिकारी टाइप लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजने से बचते नजर आते हैं। लेकिन इसके स्तर को बेहतर बनाकर लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। वैसे दाहोद के छापरी गांव के नंदघर नाम के इस आंगनबाड़ी में बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं और बच्चों का अच्छे से ध्यान भी रखा जाता है। અમારી આંગણવાડીમાં લગભગ 55 થી 60 બાળકો રજીસ્ટર થયેલા છે, તેમાં 35 થી 40 બાળકો મારે આવે છે નિયમિતપણે અને અમે એ બાળકોને એક ટાઈમ સવારનો ગરમ નાસ્તો આપીએ છીએ અને બપોરનો અમે ભોજન આપીએ છીએ, 2 વખતનો નાસ્તો આપીએ છીએ અને સોમ અને ગુરુ અમારે ફળનો વારો હોય છે। इस आंगनबाड़ी में आम लोगों के बच्चों के साथ एक आईएएस अधिकारी के बच्चे का होना चर्चा का विषय बना हुआ है। डीडीओ नेहा कुमारी ने जो ये पहल की है उससे बाकियों की प्रेरणा लेने की उम्मीद तो कम से कम की जा सकती है। दाहोद से सादुल गजुजर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मध्य प्रदेश के पन्ना में एक बार फिर से 2 लोग खुशकिस्मत साबित हुए हैं। छतरपुर के 2 लोगों को यहां बेशकीमती हीरा मिल गया। लाखों की कीमत वाले इन हीरों को फिलहाल हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया गया है, जिनकी कीमत लाखों में है। देखिए, किसी की किस्मत कभी भी चमक सकती है और जब चमक हीरे की हो तो फिर कहना ही क्या, किस्मत तो बदलेगी ही। हीरो की नगरी पन्ना एक बार फिर 2 लोगों पर मेहरबान हो गई। एक को घूमने के दौरान 4.86 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का चमकता बेशकीमती हीरा मिला तो दूसरे को खदान में 3.40 कैरेट का मटमैले रंग का हीरा मिला।
जेम्स क्वालिटी का हीरा छतरपुर के वृंदावन रैकबार को बाईपास रोड में कमलाबाई तालाब के किनारे मिला। मखमली रंग का जो हीरा दिख रहा है, ये भी छतरपुर के ही एक व्यक्ति को मिला। दस्सू कुंदर नाम के ये शख्स पिछले काफी समय से हीरापुर टपरियन में खदान में लगे हुए थे और अब जाकर उन्हें वहां 3.40 कैरेट का ये हीरा मिला। इस हीरे की कीमत भी 8 से 10 लाख रुपए आगे जा रही है। दस्सू कुंदर ने भी हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया। हीरा कार्यालय में 2 हीरे प्राप्त हुए हैं, जो कि एक हीरापुर टपरियन से प्राप्त हुआ है, जिसका वजन 3 कैरेट 40 सेंट है। ये मैला किस्म का हीरा है और दूसरा हीरा 4 कैरेट 86 सेंट है। तो जमा कर लिया गया है कार्यालय में और नीलामी में इसको रखा जाएगा, विक्रय किया जाएगा। नीलामी से मिली रकम में शासन की रॉयल्टी के बाद बाकी रकम हीरा पाने वाले को मिलेगी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि हीरा पाने वाले दोनों लोग झटके में मालामाल हो गए। पन्ना से दिलीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।